हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रहेगा सेल यानी कि कोशिका के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन सीरीज के अलावा टॉपिक की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। और आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, जो कि आप लोग अपने हमारे कमेंट्स में बताते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए, हमने आज लाया है सेल टॉपिक। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं बोल सकती हूँ। सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि सेल ही वो चीज़ है जिससे पूरी की पूरी दुनिया के हर एक जीव को बनाया गया है। यानी कि सेल से ही पूरी की पूरी दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है, चाहे वो हम एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, वो सभी सेल से मिलकर बने हैं। तो सेल एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो किस तरीके से हम करेंगे, देखिए सेल को पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आज की क्लास में हम सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल की पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेली को। अभी आप पूछेंगे मैम सेल ऑर्गेनेली क्या होती है? तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होती हैं, यानी कि जब हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, हम अपनी स्किन के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम अपनी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, ये सब हमारे क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं। उसी तरीके से सेल की भी कुछ ऑर्गन होती है, उसने बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। और फिर पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं सेल चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा रहेगा क्या, आज हमारा रहेगा पार्ट 1। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। आप लोगों का लाइक जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है काम और अच्छे से करने का। तो लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे और आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप जो है अपडेटेड रहें, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं सेल टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या होती है सेल? सेल लिखा है यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताती हूँ बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि पिज्जा खाना है, आपको पिज्जा खाना है, तो पिज्जे के लिए आप बोलोगे पिज्जा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आप बोलोगे हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, हमें चीज चाहिएगा, हमें सॉस चाहिएगी, ठीक है, और मतलब हमें ओवन चाहिएगा, बहुत सारी चीजें चाहिएंगी हमें पिज्जा बनाने के लिए। लेकिन मैं बोलूं ये सारी चीजें हमारे पास है, फिर भी पिज्जा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम ब्रेड तो है ही नहीं। यानी ब्रेड एक ऐसी चीज है जो कि पिज्जा के बेस का काम करती है। अगर ब्रेड नहीं होगी तो पिज्जा नहीं बन सकता। यानी कि अगर आपके पास 10 वेजिटेबल है तो आप पिज्जा बना सकते हो, 9 है तो भी पिज्जा बना सकते हो, 1 वेजिटेबल है तो भी पिज्जा बन सकता है। लेकिन ब्रेड तो जरूरी है ना, ब्रेड के बिना तो पिज्जा नहीं बन सकता, है ना। तो ब्रेड एक ऐसी चीज है जिसके बिना पिज्जा बन ही नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरीके से सेल एक ऐसी चीज है, सेल क्या है, एक ऐसी चीज है जिसके बिना एक ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता। तो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट हो गई। क्या हो गई? बेसिक यूनिट हो गई एक ऑर्गेनिज्म की, यानी बेस है एक ऑर्गेनिज्म का। सेल के बिना ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं है। तो बेसिक यूनिट को ही बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, यानी जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक बंदे को जिंदा रहने के लिए सेल तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, सेल क्या है? सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस बात का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर देखिए, अगर मैं बोलूं आपको एक दीवार खड़ी करनी है तो आप क्या करोगे? दीवार खड़ी करने के लिए ईंटें लोगे। एक ईंट लगाई, दूसरी ईंट लगाई, तीसरी ईंट लगाई, चौथी ईंट लगाई, फिर पांचवी, छठी, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ये पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी बिल्कुल, है ना, हो जाएगी ना। अगर मैं क्या करूं, इस ईंट को लगाते लगाते ईंट की शेप थोड़ी ऐसे टेढ़ी कर दूं तो इस दीवार की शेप भी ऐसी हो जाएगी ना, उबड़ खाबड़ सी, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ हर एक ईंट जो है वो दीवार की शेप को चेंज कर रही है और दीवार को एक शेप दे रही है, यानी कि एक स्ट्रक्चर दे रही है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो भी सेल का अरेंजमेंट होता है वही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, यानी एक शेप देता है, संरचना देता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है सेल। क्लियर? नेक्स्ट,
हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, चाहे हम सांस ले रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हर चीज किसकी वजह से होती है? सेल की वजह से। तो हर एक कार्य कौन कर रहा है? सेल। तो ये क्या हो गई? हर एक फंक्शन कर रहा है सेल, तो ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अगर आपके पास पूछ लिया जाए व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आप बोलोगे सेल। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। क्लियर। उसके बाद एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या होता है? देखो कई जगहों पे आएगा साइटो शब्द। साइटो शब्द का मतलब होता है सेल, और लॉजी शब्द का मतलब होता है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, स्टडी। यानी जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो लॉजी शब्द लगा देते हैं, और यहां पर सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी। क्लियर। जैसे कि बायोलॉजी, बायो की स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हम जीवित प्राणियों की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल के बारे में आपको क्या याद रखना है? सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की खोज किसने की? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो सेल की खोज की एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है ये बात। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि मतलब बड़े बड़े टॉप के एग्जाम्स में भी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। जो हम जब सेल पढ़ाते हैं ना, तो पहली 5 मिनट में जो चीज हम करवाते हैं वो यही है, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। इन्होंने एक डेड सेल खोजी थी, यानी कि जब इन्होंने पहली बार सेल खोजी थी तो वो डेड थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, कैसी दिखी इन्हें? इन्होंने अपने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखा तो इन्हें दिखा कि हनी कॉम्ब जैसे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, कुछ इस तरीके से, ऐसा उन्हें स्ट्रक्चर दिखा। ऐसा ही होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे ऐसे उनको स्ट्रक्चर दिखे, और ये उनको हर एक खाली कमरे की तरह लगा, और खाली कमरे को बोलते हैं उनकी भाषा में सेल्यूला। तो सेल्यूला से उन्होंने दिया सेल शब्द। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल थी। अब डेड सेल तो खोजी गई, तो अब बारी है लिविंग सेल की। तो लिविंग सेल किसने खोजी? तो लिविंग सेल खोजी थी ल्यूविन हुक ने। किसने? ल्यूविन हुक ने। कहां पर? तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर के अंदर। इन्होंने क्या किया? एक मग्गा भर के, एक गिलास भर के तालाब में से पानी निकाला, उसे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। इनके टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। ठीक है, इनके द्वारा इन्वेंटेड थे वो माइक्रोस्कोप भी। उसके अंदर देखा तो इन्हें चलती हुई कोई चीज दिखाई दी, और वो चलती हुई चीज थी सेल। ठीक है, जिसको इन्होंने बोला कि ये एक लिविंग सेल है, यानी एक जीवित कोशिका है। क्लियर। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ये न्यूक्लियस क्या चीज है? एक बार बस पढ़ लो, न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, आगे हम बताएंगे न्यूक्लियस क्या है। और प्रोटोप्लाज्म की खोज की परकिंजे ने। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परकिंजे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन भी, एक्चुअली पूरा पेज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे पेज पे लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी मुझे बताना है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वगैरह क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। आ जाइए, कंपोनेंट ऑफ सेल। अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर कैसा है, आप बोलोगे मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक किचन है, 2 वॉशरूम है, एक ड्राइंग रूम है। इस तरीके से आप मुझे बताओगे। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको बोला ना कि जब रॉबर्ट हुक ने देखा सेल को तो उसे खाली कमरे जैसा लगा। तो जब और ज्यादा स्टडी हुई तो पता लगा कि भाई ये कमरा नहीं है, ये तो एक घर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उन चीजों की बात करते हैं कि यानी हम बात कर रहे हैं सेल नाम के घर की, जिसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में, यानी सेल किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो देखिए, सबसे पहले अब मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे आप लोग। सेल के सबसे बाहर होती है एक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होती है? एक मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है? इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहर वाली लेयर है, इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, एक लिक्विड यानी एक तरल मौजूद होता है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो अभी आपको 2 चीजें पता लगी, क्या है? सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म को तोड़िए। देखो, साइटो का मतलब क्या होता था, याद है ना? साइटो का मतलब सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो सेल का जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म के बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ कनेक्ट हो रहा है? प्लाज्म के बाहर ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना। तो समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बिल्कुल आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ना एक बीचों बीच पार्ट होता है। ठीक है, गहरा सा मतलब गहरा से रंग का एक चीज पाई गई,
इसे बोला गया क्या, इसे बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। ये क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें देखी गई, बहुत सारी चीजें देखी गई। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन देखे जाते हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत सारे ऑर्गन है। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन देखे गए और इन ऑर्गन को बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, इन सभी ऑर्गन को बोल दिया गया सेल ऑर्गेनेली। क्या बोल दिया गया, सेल ऑर्गेनेली। ये कौन कौन से ऑर्गन थे, ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, ये सारे के सारे ऑर्गन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सेल ऑर्गेनेली, ये हमें पढ़ना है पार्ट 2 के अंदर। उसके बाद क्या देखा गया कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके बाहर भी कुछ कुछ लोगों में, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। तो आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा देखिए कि कुछ कुछ, पहले तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर एक डार्क कलर का कुछ चीज होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और किसी किसी के अंदर इसके बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। उसके अलावा इनके अंदर कुछ कुछ चीजें पड़ी होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की बात सुनिए। मैंने आपको बता दिया सेल की खोज किसने की, तो सेल की खोज आपको पता लग चुका है भाई मैम, सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, डेड सेल की। लिविंग सेल की किसने की, तो ल्यूवेन हुक ने की। ठीक है, अब मैंने पूछा न्यूक्लियस की खोज, अब आपको पता लग गया न्यूक्लियस क्या चीज है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो अभी अभी मैंने बताया था, देखिए क्या बताया था, न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात आती है मैम प्रोटोप्लाज्म क्या है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या मैं आपको बोल सकती हूं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी किसने, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। अब जब सेल के बारे में इतनी चीजें स्टडी हो रही है तो आई क्या, सेल थ्योरी आ गई हमारे पास। सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत। देखो हर चीज की एक थ्योरी होती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, हर चीज की थ्योरी होती है। तो सेल थ्योरी भी एक थ्योरी है, यानी कि एक रूल बुक है एक तरीके से, जो बात सच है बिल्कुल हमेशा के लिए। सेल थ्योरी सबसे पहले किन किन साइंटिस्ट ने दी, तो सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट पढ़ेंगे और साइंटिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल थ्योरी दी दो साइंटिस्ट, जिनका नाम था शील्डन और स्क्वान। ठीक है, शील्डन और स्क्वान दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि पहली बात तो सेल एक सबसे छोटी इकाई है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को तोड़ना शुरू करें तो तोड़ के सबसे छोटी चीज सेल मिलेगी। ठीक है, दूसरी इन्होंने बोली कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, उनकी सबसे छोटी यूनिट सेल ही है, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। ये बात बोली शील्डन और स्क्वान ने। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाओ। क्या नाम था, रुडोल्फ वर्चाओ। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, मैम ये कौन सी भाषा है, मैं बता देती हूँ। ओमनी का मतलब होता है ओल्ड, सेलुला का मतलब सेल, ई का मतलब न्यू, सेलुला का मतलब सेल। ओल्ड सेल से ही नई सेल बनती है। ऑल न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई जादू टोना नहीं हुआ कि एकदम से छपाक करके सेल आ गई, नहीं, पुरानी सेल से नई सेल आई। सॉरी, कोई ना कोई सेल थी जिससे और सेल आई, फिर उससे और आई, फिर उससे और आई, यानी कि हमेशा नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ये बात बोली रुडोल्फ वर्चाओ ने। तो सेल थ्योरी समझ में आई कि दुनिया की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सेल से मिलकर बने हैं, और हर प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल अराइव होती है। किस किसने सेल थ्योरी दी, शील्डन, स्क्वान और रुडोल्फ वर्चाओ।
अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर, जो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन है जो सेल थ्योरी को मानता नहीं है, यानी कि सेल थ्योरी की एक्सेप्शन। तो लिख लो वायरस सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस क्या है? वायरस पहली बात तो जब तक हमारी दुनिया में एवं ही पड़ा है तो हमें दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेल से नहीं बना हुआ, लेकिन हमारी बॉडी में आते ही सेल का बन जाता है। तो वायरस को ए सेलुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए सेलुलर। ठीक है, क्योंकि इसका कोई ना मतलब ऐसा कहता है ना, इसका कोई ईमान नहीं है, कभी कुछ है। तो वायरस सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल इसको रट्टा मारना है आपको, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, शुतुरमुर्ग, उसका अंडा सबसे बड़ी दुनिया की सेल है, बहुत बड़ा साइज होता है इसका। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। दुनिया की सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्म, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्म ना हो तो पीपीएलओ। ठीक है, चलिए अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, इंसान के अंदर सबसे बड़ी सेल ओवम, क्या होता है ओवम? फीमेल गेमीट होता है, अंडाणु। ठीक है, इंसान के अंदर स्मॉलेस्ट स्पर्म, शुक्राणु, क्या होता है? मेल गेमीट। और लॉन्गेस्ट यानी ह्यूमन के अंदर सबसे लंबी, न्यूरॉन, जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल से ही क्या बनता है? ब्रेन भी बनता है, स्पाइनल कॉर्ड भी बनती है, और हमारी सारी की सारी नर्व बनती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्म, ह्यूमन की सबसे बड़ी ओवम जो कि फीमेल गैमीट है, ह्यूमन की सबसे छोटी स्पर्म जो कि मेल गैमीट है, ह्यूमन की सबसे लंबी न्यूरॉन जिसे नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि सेल से मिलकर, ये क्या है? मैंने ये बना दी एक सेल, ये क्या है? एक सेल। जब मैंने एक सेल से क्या कर दी? बहुत गुच्छा बना दिया सेल का। जब सेल मिल जाए तो सेल मिलकर बनाती है टिश्यू यानी ऊतक। सेल मिलकर बनाती है टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक मिलकर बनाते हैं ऑर्गन यानी कि अंग, जैसे कि हर्ट, जैसे कि स्किन, हर्ट जैसे कि स्किन भी बोल ही सकती हूँ मैं वैसे। ठीक है, उसके बाद हमारा लीवर हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ये सब क्या है? ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, जैसे कि मैंने बोल दिया सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि न्यूरॉन से बनता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से बनती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनसे मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोल दिया आपको, क्या बोल दिया मैंने बोल दिया आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये कुछ सेल है ना, इन सेल से मिलकर बनता है क्या? इन सेल से मिलकर बनता है ब्लड एक टिश्यू होता है, उससे मिलकर क्या बनता है? उससे मिलकर बनता है हार्ट से क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी में। ठीक है, सर्कुलेटरी, TORY आना है, सिस्टम। ठीक है, और कई सारे सिस्टम ऐसे, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, ये सब सिस्टम मिलाकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी आपको? सेल मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल होती है दो टाइप की, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब शब्दों को तोड़ो। प्रो का मतलब होता है पुराना, यू का मतलब होता है नया। पुराने जमाने की सेल, ऐसे याद रखती हूं मैं इसको, पुराने जमाने की सेल, और ये नए जमाने की सेल। अब मैं आपसे पूछूं, पुराने जमाने में फोन चलते थे नोकिया के, और आज चलते हैं एंड्रॉयड, बड़े बड़े आईफोन चलता है आजकल, है ना? तो इन दोनों में फर्क है बहुत सारा, बिल्कुल है। पुराने जमाने के फोन बहुत ही कम फंक्शन वाले थे, आज नए जमाने के फोन में बहुत सारे फंक्शन है, बस बिल्कुल वैसे ही। तो पुराने जमाने की सेल के अंदर भी चीजें कम होती थी, आज की सेल में चीजें ज्यादा है।
सबसे मेन डिफरेंस क्या है, पुराने जमाने की जो कोशिका होती थी, प्रोकैरियोटिक सेल जो दुनिया में सबसे पहले आई थी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, न्यूक्लियस नहीं होता था, उसकी जगह होता था न्यूक्लियोलस। क्या होता था? न्यूक्लियोलस। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स यानी आज की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियोलस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेली इसमें नहीं होती थी, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेली नहीं होती थी, जबकि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेली होती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए राइबोसोम क्या होता है, आप बोलोगे राइबोसोम तो मैम हमने पढ़ा ही नहीं। तो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली ही होती है। इसको मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन की जरूरत तो भाई सबको ही होती है। बस आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है, तो 70S और यूकैरियोट में 80S। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये पुराने जमाने का फोन है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, उसकी जगह न्यूक्लियोलस था। पुराने जमाने के फोन में पुराने जमाने का ही राइबोसोम था, सेल ऑर्गेनेली तो थी ही नहीं। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में सब कुछ नया नया, न्यूक्लियस भी आ गया, न्यूक्लियोलस तो है ही, 80S राइबोसोम है, सेल ऑर्गेनेली है, मतलब ये बहुत तरीके से काम करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सेल दो टाइप की होती है, मतलब सेल दो टाइप की नहीं होती एक्चुअली प्लांट्स के अंदर। अब हम सभी जानते हैं हम अलग हैं और पौधे अलग हैं, प्लांट्स हमसे अलग हैं। क्यों अलग है वही हमें पढ़ना है। तो प्लांट के अंदर होती है प्लांट सेल और हमारे अंदर होती है एनिमल सेल। और हम दोनों की सेल में फर्क क्या है, तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेंट्रियोल, ये 5 फर्क आपको याद रखने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहला फर्क कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार पूछी जाती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लास्टिड प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते, वैक्यूल प्लांट में होते हैं, एनिमल में हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होते, एनिमल में होते हैं। अब आप बोलोगे मैम इन तीनों के बारे में तो कोई खबर ही नहीं है हमें, तो वो हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ये सारी चीजें रिपीट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल जो है वो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। अब नाम से समझ में आ रहा है, यूनी मतलब एक, 1, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल हो उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी सेल हो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब देखिए, एक ही सेल है तो सारा काम अकेली करेगी, और बहुत सारी सेल है तो कोई काम कोई करेगी, कोई काम कोई करेगी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर काम सारा एक जना कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा नहीं है। ठीक है, घर में एक पार्टी है, पार्टी के अंदर मैंने सारी ड्यूटी मैंने ही ले ली तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो तब मैं क्या हो गई? यूनिसेलुलर। लेकिन घर में पार्टी है, मैं एक काम कर रही हूँ, मैंने अपने भाई को एक और काम बोल दिया, बहन को एक और काम बोल दिया, किसी और को एक और काम बोल दिया, तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमने क्या कर दिया? काम का बंटवारा कर दिया। तो ये होती है मल्टी सेलुलर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद पढ़ना है हमें सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल के अंदर सबसे बाहर जो दीवार होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल, लेकिन ये सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं। आपको सेल वॉल के बारे में क्या बात याद रखनी है? पहली चीज, सेल वॉल डेड होती है। सेल वॉल क्या होती है? डेड। दूसरी चीज देखिए, प्लांट में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की, फंजाई में काइटिन की। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइम भी बहुत बार करवाया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेल वॉल के बाद कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन पे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्या याद रखना है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना है, पहली बात तो ये लिविंग होती है, सेल वॉल डेड होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया फिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट जिनका नाम है फिंगर और निकोलसन। इन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 लिपिड की लेयर होती है। 2 क्या होती है? लिपिड की लेयर। प्रोटीन होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 लिपिड की लेयर कुछ इस तरीके से देखिए,
ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना रही हूँ मैं ये, ठीक है। ये कई सारे लिपिड हो गए, ये देखो ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जो मैंने ये बना दिया। अब इसके साथ एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसे आना है। ये 2 लिपिड की लेयर आ गई ऊपर नीचे, ठीक है। इनके बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन होते हैं, ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन आ गया, ये प्रोटीन आ गया, और इनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ होता है। ये मॉडल किसने दिया, फिंगर एंड निकोलसन ने दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस पे चलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में क्या याद रखना है, आइए देखते हैं। देखिए मैं अब आपके सामने बनाती हूँ। ये हमारी क्या थी, सेल वॉल, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। मैं इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल के मैं आपके सामने न्यूक्लियस बनाने जा रही हूँ। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सबसे बाहर होता है न्यूक्लियस का एनवेलप, लिफाफा होता है, ठीक है, जो कि 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ये कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो, ये न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन और ये 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। ये क्या है, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। पूरा नाम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इन मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या होते हैं, इन मेम्ब्रेन के बीच बीच में छोटी छोटी जगह होती है, मतलब छेद होते हैं, ठीक है। क्या है, बीच बीच में पोर है। क्यों, क्योंकि इनको साइटोप्लाज्म से जुड़े रहना है। इन पोर को क्या बोलते हैं, इन पोर को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। तो देखिए सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के लिक्विड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक क्या होता है, गुच्छा होता है, न्यूक्लियोलस, और कुछ धागे होते हैं, किसी और कलर से बना देते हैं, कुछ धागे होते हैं आपस में घुसे हुए ऐसे, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब इसके अंदर एक एक चीजें और याद रखो। न्यूक्लियोलस के बारे में आपको कुछ याद रखना है, वो है न्यूक्लियोलस ही वो हैं जो कि राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेल के अंदर कोई पूछ ले राइबोसोम कहाँ से पैदा होते हैं, तो न्यूक्लियोलस बनाता है। क्लियर, चलिए अब पढ़ लेते हैं हम क्या लिख के लाए थे। यस देखिए, न्यूक्लियस बना होता है सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप से, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। अब मैं इस बारे में और आपको बता देती हूँ। देखिए क्रोमेटिन के धागे होते हैं कुछ इस तरीके के। मैंने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन पड़ा था उसको बाहर निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरीके से धागे थे। ये धागे जो होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रही होती है, और सेल डिवीजन का भी जब मेटाफेज आता है, उस टाइम ना ये इकट्ठे होकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम को ध्यान से देखूं तो क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ इस तरीके से ना धागे होते हैं। मैंने जब इनको बाहर निकाला तो ये कुछ इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, कुछ देखा देखा लग रहा है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और इन डीएनए के बीच बीच में कहीं कहीं पे ना इस तरीके से कुछ फंसा हुआ मिलता है। ये क्या होता है, प्रोटीन। तो अगर कोई आपसे पूछ ले क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। अब ये आपको मैंने करवा दिया। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म, मतलब पार्ट 1 जो होता है वो होता है खत्म। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, ठीक है। एंड पार्ट 3 में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आपको देखिए ये जो क्रोमोसोम है ना, ये सेल के अंदर नहीं करवा सकती मैं, क्रोमोसोम एक अलग टॉपिक है। क्रोमोसोम जिसके अंदर हम डीएनए की भी बात करते हैं,
आरएनए की भी बात करते हैं और स्पेशली इसमें हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं। XX XY की बात करते हैं। XX मतलब फीमेल और XY मतलब मेल, ये सारी बात करते हैं। तो इसके लिए हम कभी अलग वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, अलग से टॉपिक बना के इसको अलग से करवाएंगे। लेकिन फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना है भैया, आपको आप लोगों को हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुद का ध्यान रखना है। और यस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।